हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट, विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। है दोस्तों, आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़। क्लास 8 की सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बेस बनाने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए। क्लास 6 क्लास 7 की ऑलरेडी कवर की जा चुकी है एनसीईआरटी, तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी हम कवर करने जा रहे हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी की भी कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। क्लास 8 की 6 की 7 की जितनी भी एनसीईआरटी हैं ज्योग्राफी की, सबकी कवर की जा रही है, सबकी सब कवर की जा रही हैं। तो ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से ज़रूर कवर कर लीजिए, जिससे कि आप सारी वीडियोस लगातार देख पाएँ। बता चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च होने जा रहा है 1 दिसंबर से। आज से फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च हो रहा है एग्ज़ाम के लिए। जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली है, नया एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें नया सिलेबस है, तो बहुत ही शानदार सिलेबस के साथ बहुत ही शानदार तैयारी करवानी जा रही है उसमें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का प्राइम जो कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है वो चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल सकती हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर से ज़रूर कवर कर लीजिए। कल की क्लास में हमने, पिछली क्लास में ये पढ़ा था हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं, और आज हमें पढ़ना है कोयला से। तो कोल को देखते हैं, कोयला को देखते हैं। ये अपने आप में मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है, वो अपने आप में कौन है? वो कोयला है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है इसका, स्टीम इंजन में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए भी कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। अब देखिए, जो बिजली हम कोयले से प्राप्त करते हैं उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। भारत आज भी थर्मल पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारी जो मेजॉरिटी जो बिजली बनती है वो कोयला जलाकर ही बनती है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कई लाखों साल पहले वो कोयला बना था जिसका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। जब बहुत बड़े बड़े पेड़, जाइंट फर्न्स और स्वैम्प, वो धरती के लेयर्स के बीच में दब गए थे। धरती में जब उथल पुथल हुई तो बड़े बड़े पेड़ गिर गए और वो ज़मीन के अंदर दबते चले गए, और वही पेड़ की जो इतनी बड़ी बड़ी लकड़े हुआ करते थे, आज वो कोयले में तब्दील हो गए हैं। कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन, इसलिए कोयले को अपने आप में एक बरीड सनशाइन, यानी कि एक जो ज़मीन में दफन एक सन की जो शाइन है, वो उसको कहा जा रहा है। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स, अगर हम देखें कि दुनिया में कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं जो प्रमुख हैं इसको निकालने के लिए, यानी कोयला उत्पादन में जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है? वो है चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। तो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ भारत के अगर हम देखें तो भारत में कहाँ कहाँ पे कोयला होता है? ये होता है रानीगंज में, झरिया में, धनबाद, बोकारो, ये सब कहाँ पे हैं? झारखंड के अंदर हैं। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम की। अगर हम बात करें तो पेट्रोल्स जो हमारे दैट कीप आवर कार रनिंग, यानी हमारी जो कार चल रही है वो पेट्रोल से चलती है। और हमारी साइकिल में भी अगर हम देखें तो साइकिल की चेन अगर हम देखें या साइकिल में से अलग अलग जगहों पे से आवाज़ आती है, तो वो आवाज़, अगर हमें वो आवाज़ को बंद करना हो, अगर आपने देखा होगा कभी साइकिल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसमें से अजीब सी चू चू की आवाज़ आने लगती है, किसी भी तरह की अलग अलग आवाज़ आने लगती हैं। उन आवाज़ों को बंद करने के लिए उसकी ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग कर दी जाती है। तो वो ऑयल कौन सा है? वो यही पेट्रोलियम ऑयल है।
बोथ बिगैन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, यानी कि दोनों, चाहे वो पेट्रोल हो जो हमारी कार को चलाती है और चाहे वो तेल हो जो साइकिल में डल रहा है, साइकिल में लग रहा है, साइकिल की चेन पे लग रहा है, दोनों जो अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं वो एक पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, धरती के जो अंदर ज़मीन में जो रॉक्स की, यानी कि पर्वतों की या पहाड़ों की, या अगर हम कहें कि जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टान हैं उनकी जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में दबा हुआ रहता है ऑयल फील्ड्स, और उनमें से हम तेल निकालते हैं। अभी दोनों जगह हो सकता है, ज़मीन के अंदर भी हो सकता है, ज़मीन पे यानी कि जहाँ पे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे भी हो सकता है, और कुछ ऑफशोर भी हो सकता है यानी कि समुद्र में भी हो सकता है। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज, उसके बाद जब तेल निकाल लिया जाता है, क्रूड ऑयल निकाल लिया जाता है, इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पे प्रोसेस होता है, और इसके अंदर से कई सारी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे निकलती हैं। पेट्रोलियम और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि पेट्रोलियम है या डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इन सबको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उपयोग है इनका, इसलिए इनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कौन है, वो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। तो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। दूसरे जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं भारत में कौन कौन है, तो अगर हम देखें तो असम में दिग्बोई है, मुंबई के पास बॉम्बे हाई है, और कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर भी तेल का उत्पादन होता है। जो वर्ड पेट्रोलियम है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है लैटिन भाषा का शब्द है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ऑलियम का मतलब होता है तेल, तो यानी कि रॉक ऑयल, यानी कि जो चट्टानों से निकलने वाला जो तेल है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। फिर आती है प्राकृतिक गैस। अगर हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ें तो नेचुरल गैस हमें वहीं मिलेगी जहाँ पे हमें पेट्रोल के डिपॉजिट मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे कि तेल है, तेल के ऊपर एक गैस की लेयर आ गई है जो नेचुरल गैस है। उस नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी तेल होता है तेल के ऊपर नेचुरल गैस तैरती रहती है। तो पहले हम नेचुरल गैस को निकालते हैं, उसके नीचे से फिर तेल निकलता है। तो नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस, यानी कि नेचुरल गैस जो है ये हमें वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे पेट्रोल के डिपॉजिट्स होंगे, यहाँ पे हमें कच्चा तेल मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा, वहीं पर जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस जो है उसके डिपॉजिट वहाँ मिलेंगे, और ये रिलीज़ कर दी जाती है जब हम क्रूड ऑयल को सरफेस पे लेके आते हैं। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो उसको घरेलू इस्तेमाल में, इंडस्ट्रीज़ के इस्तेमाल में नेचुरल गैस का भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं। भारत में इसका उपयोग थोड़ा कम हो रहा है। अगर हम यूरोप में जाएंगे तो जर्मनी जैसे देश हैं, फ्रांस जैसे देश हैं, और स्वीडन या दुनिया भर के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर गैस की क्वांटिटी जो है, जो रशिया से आती थी, यूक्रेन से आती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल उसका होता था। नेचुरल गैस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि ये एक साफ़ ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर जब इसको जलाया जाता है तो ये हार्मफुल गैसेस नहीं छोड़ती है। इसके यूसेजेस जो हैं, यानी इसके जो इस्तेमाल करने के जो क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर। देखिए, पावर सेक्टर में, बिजली बनाने के क्षेत्र में ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। हीटिंग पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में इसका रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। कुकिंग फ्यूल में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए, सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होगा वहीं वहीं पे नेचुरल गैस होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको पेट्रोल मिलता है वहाँ वहाँ आप नेचुरल गैस भी पाएंगे। जैसे कि यूएसए में पेट्रोल मिल रहा है, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के, क्योंकि यहाँ पे सब जगहों पे तेल भी मिलता है। जब इन सब देशों में तेल भी मिल रहा है तो इन सब जगहों पे नेचुरल गैस भी ऑटोमेटिकली मिलेगी। भारत में भी जो गैस रिजर्व्स हैं वो मिलते हैं, जैसे कि मुंबई में बॉम्बे हाई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कैंपे बेसिन है, त्रिपुरा है, असम है, जहाँ जहाँ पे तेल मिल रहा है। पिछले भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जहाँ जहाँ तेल मिल रहा है वहीं वहीं पे नेचुरल गैस भी मिल रही है। अब नेचुरल गैस जैसे कि एक होती है पाइप्ड नेचुरल गैस, जैसे कि उसको पीएनजी बोलते हैं, यानी कि वो पाइप में ट्रैवल कर रही है। एक होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस को आपने कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करने के बाद आजकल हम उसको सीएनजी की गाड़ियाँ आती हैं, बसेज आ रही हैं, और हम उन चीज़ों को
ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अपने आप में एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, यानी कि इको फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण फ्रेंडली है। ऑटोमोबाइल फ्यूल है कि हम जो हमारी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, उनको चला सकते हैं इससे। एज इट कॉजेज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल, और ये बहुत कम पोल्यूशन करता है किसके मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले और डीजल के मुकाबले। नेचुरल गैस अपने आप में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अब तक जितने भी अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें सबसे उसमें क्लीन कौन सा मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा। प्रोड्यूसिंग अराउंड हाफ द CO2, यानी कि ये आधी CO2 और एयर पोल्यूटेंट 1/10 निकालते हैं, 1/10 निकालते हैं जितना कोयला निकालता है जब वो जलता है। तो बिजली पैदा करने के लिए कोयला मान लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है, कोयले के मुकाबले नेचुरल गैस जो पोल्यूटेंट्स हैं वो 1/10 निकालती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 100 पोल्यूटेंट निकालता है कोल, तो नेचुरल गैस मात्र 10 निकालती है। नेचुरल गैस कैन हेल्प टू सपोर्ट रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आता है हाइडल पावर, यानी कि जो बिजली बनाई जा रही है पानी के माध्यम से, पानी का इस्तेमाल करके, उसको हम हाइडल पावर कहते हैं। चाहे वो रेन वाटर हो या नदी का पानी हो, उनको हम बड़े बड़े डैम्स बना के इस्तेमाल करते हैं और वो पानी को बहुत हाइट से प्रेशर के साथ डाला जाता है, जिससे कि नीचे जो सिचुएटेड टर्बाइंस होती हैं उस पर वो पानी गिरे और टर्बाइन घूमे। टर्बाइन घूमेगी तो टर्बाइन की कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो जो टर्बाइन की जो ब्लेड्स जो नीचे रखी हैं डैम के, वहाँ पर वो तो टर्बाइन रखी है, ऊपर से पानी गिरता है बहुत तेज प्रेशर से, तो जो टर्बाइन की जो ब्लेड्स हैं वो घूमना स्टार्ट कर देती हैं। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ब्लेड्स मूव कर रही हैं वो उस जनरेटर को मूव करती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। देखिए इस चीज़ में पानी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, पानी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हो रहा है बिजली बनाने के क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ टरबाइन को घुमाने के लिए। उसके बाद वो पानी जो ऊपर से गिर रहे हैं, ऊपर से गिरा जा रहा है पानी, उसको नीचे जो नदी का ओरिजिनल रास्ता था उस नदी के रास्ते में छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि इस तरह से जो पानी है वो बहुत तेज़ी से फिर नीचे बह जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर इरीगेशन। बाद में उस पानी को हम इरीगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें तो हाइडल पावर से बन रही है, क्योंकि ये अपने आप में, इसमें डैम्स बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो है इसमें, लेकिन इसमें ना तो पानी की कोई दिक्कत है, पानी के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, रास्ता ज़रूर है कि इन्वायरमेंट पे इसका असर ये पड़ेगा कि जो नदी का नेचुरल रास्ता था वो आपने अवरुद्ध कर दिया है, वो आपने रोक दिया है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं हाइडल पावर के वो कौन कौन है, वो पैराग्वे है, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन अगर हम भारत में देखें तो वो हैं भाखड़ा नंगाल पंजाब में पड़ेगा, गांधी सागर, नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी, गांधी सागर आपको MP में मिलेगा। नॉर्वे पहला कंट्री था पूरी दुनिया का जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला कंट्री कौन था, नॉर्वे था। तो नॉर्वे पहला कंट्री था पूरी दुनिया का जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी। अगर हम अब बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, यानी कि जो गैर परंपरागत हैं, तो ऊर्जा के स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं जो गैर परंपरागत हैं, तो द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल हैं, उनका इस्तेमाल हम बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं, तो उसके वजह से, उसके इस्तेमाल को करने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कमी आती जाएगी, यानी कि शॉर्टेज हो जाएगी। तो अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, यानी कि इसको हम, अब हमारा इस्तेमाल इसका बढ़ने लगा है, लेकिन पहले इसको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सन की जो हीट है और लाइट है ये हमें हर रोज़ देखने को मिलती है। ये हमारी सौभाग्य है पृथ्वी का कि सूरज की जो रोशनी है वो हर समय उसके ऊपर पड़ती रहती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स। तो सोलर एनर्जी जो सन से आ रही है वो उसको हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर सेल्स में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। कई सारे जो ये सेल्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि एक सोलर पैनल बन जाता है, जिससे कि हम पावर जनरेट कर सकते हैं हीट करने के लिए और बिजली को जलाने के लिए, यानी कि लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है यूटिलाइजिंग सोलर पावर, यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे भारत अपने आप में एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि उष्णकटिबंधीय एक
देश है, यानी कि जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी देश होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर धूप लगातार गिरती रहती है, सूरज की रोशनी लगातार रहती है। तो वहाँ पर सोलर पावर प्लांटेशन करना, उसकी सोलर पावर प्लांट्स लगा दिए या सोलर पैनल्स लगा दिए जिससे कि बिजली बनाई जा सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। सोलर एनर्जी जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में, और कई सारे कम्युनिटी लाइटिंग है, ट्रैफिक सिग्नल है, कई जगहों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साइट है, दुनिया का पहला सोलर और विंड पावर्ड जो बस शेल्टर है वो कहाँ बना है? वो स्कॉटलैंड में बना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है विंड एनर्जी की। अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या नुकसान हैं। तो विंड एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि लाभ और हानि है। तो पहली बात तो विंड एनर्जी का है, ये नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन तो नहीं कर रही है कुछ भी। बिजली पर जो पैदा करने का जो खर्चा है वो बहुत कम हो गया, और सेफ़ है, क्लीन है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत तेज़ आवाज़ करती है, यानी कि बहुत आपके सिर में दर्द करने वाली की आवाज़ करेगी। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। विंडमिल जो है बहुत पास लगाने पड़ेंगे या बहुत महंगे होंगे लगाने के, यानी विंडमिल्स जो हैं कॉस्टली हैं सेटअप करने के लिए, और डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन और हार्मफुल टू बर्ड्स, और चिड़ियाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिर आता है सोलर एनर्जी की। अगर बात करें तो सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी, नॉन पोल्यूटिंग है, कुछ पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, एक्सपेंसिव ज़रूर है, और डिफ्यूज सोर्स है, सो गेट्स वेस्टेड। टाइडल एनर्जी की बात करें, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, तो नॉन पोल्यूटिंग यानी कि प्रदूषण मुक्त रहेगी, इनएग्जॉस्टिबल है यानी कि असमाप्य है, यानी कि ख़त्म नहीं होगी। फिर क्योंकि लगातार समुद्र के अंदर टाइड्स आती रहेंगी, एनर्जी आपको मिलती रहेगी। डिसएडवांटेज ये है कि ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को ख़त्म कर देता है, और इसको हार्नेस करना यानी कि इसको प्राप्त करना, इस एनर्जी को यूज़ करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, यानी कि दोहन में कठिन है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकालती है, बहुत महंगी है, और इसको हैंडल करना भी बहुत भारी काम है। फिर बायोगैस में देखें तो बायोगैस में कम लागत से काम हो जाएगा, ईजी टू ऑपरेट है यानी कि उपयोग में आसान है, और मेक्स यूज़ ऑफ बायो वेस्ट यानी कि जो बायोगैस जो जैव व्यर्थ है उसका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। इसके वजह से डिसएडवांटेज ये है जब इसको जलाया जाता है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, यानी कि हरित गृह प्रभाव का कारण होता है। फिर आती है बात जियोथर्मल एनर्जी की, यानी कि भू तापीय ऊर्जा। तो ये इको फ्रेंडली फ्यूल बनाता है और हमेशा अवेलेबल है, और साथ साथ ये लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़। डिसएडवांटेज क्या है इसका? हानि ये है कि ये सिटी से बहुत दूर होती है जियोथर्मल एनर्जी, तो वहाँ पर जाना और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। अब देखिए विंड एनर्जी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तो कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च हो रहा है कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी के लिए, तो आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।